So hi everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Saurabh and I'm a third year MBBS student and यार welcome to the third episode of Bio series and आज हम कवर करने वाले एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन वाले चैप्टर को। जैसे हमने पिछले दो चैप्टर्स कवर किए थे, पहले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड दूसरा सर्कुलेशन वाला चैप्टर, आज हम कवर करेंगे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। अब जिनको नहीं पता बायो सीरीज क्या है उनको मैं बता देता हूँ कि यार यहाँ पर हम कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाते हैं जो एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। हम काफ़ी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर लाते हैं एंड यार दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें वो चैप्टर आता है नहीं आता। अगर तुम ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, कहीं ना कहीं यू नो दिस ऑल द आंसर्स एंड तुम्हें सही अटेम्प्ट करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें चैप्टर अच्छी तरह आता है एंड तुम्हें उसकी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग है। और जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि साथ में अपने कॉपी और पेन रखो, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे उनके आंसर तुम साथ साथ लिखते जाना एंड में अपना स्कोर बताना नीचे कॉमेंट बॉक्स में। मुझे याद से अपना स्कोर बताना अपना नीचे कॉमेंट बॉक्स में एंड मैं देखूंगा तुम्हारे पर्सनली कितने स्कोर्स आए, कितने लाइक तुमने अटेम्प्ट किए, कितने तुमने सही किए, कितने गलत किए, उन सबको मैं पर्सनली देखूंगा, सारे कॉमेंट्स में पढ़ने वाला हूँ एंड रिप्लाई भी करने वाला हूँ। इसके साथ साथ यार ये जो क्वेश्चंस है तुम्हें जब ये क्वेश्चन जब मैं करूँ तो वीडियो को पॉज कर देना एंड देन फिर क्वेश्चन को पढ़ना एंड फिर अटेम्प्ट करना उसे। ये नहीं कि मैं क्वेश्चन करे जा रहा हूँ तुम उसे लेक्चर की तरह लिए जा रहे हो, नहीं, तुम्हें क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है एंड फिर क्वेश्चन को पढ़ना है, अटेम्प्ट करना है एंड फिर वापस से वीडियो को चालू करना है आफ्टर राइटिंग योर आंसर। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। अब आते हैं जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स। अब इनके बारे में हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट के जो सही है वो बताना है अपने को। अब पहला स्टेटमेंट है कि दे आर मोर कॉमन देन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ये सही बात है, ठीक बात है, इसको आगे देखेंगे। डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा एसोसिएटेड विद देम। ये तो यार प्रॉपर गलत ही है क्योंकि उनके पास वासा रेक्टा होती है अच्छी तरह एंड वो प्रॉपर उनकी एक लॉन्ग ट्यूब्यूल होती है, लूप ऑफ हेनले उनका बड़ा होता है, लंबा होता है। प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये भी सही बात है। प्रोड्यूस एंजियोटेंसिन, ये कोई बात है नहीं, एंजियोटेंसिन ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं एंड दे आर नॉट कॉमन देन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ज़्यादा होते हैं दैन जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, दैट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। अब इसका मतलब ये है यार, ये देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन क्या होता है कि जितना हम जब नीचे जाते हैं मेडुला में जाते हैं तो उतना ज़्यादा यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है एंड दैट इज वाई जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। एंड गाइस, अगर तुम्हें गोल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक चाहिए बायो का जिसमें एकदम प्रीमियम क्वेश्चंस होंगे एंड नीट के लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो तुम्हें मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा बायो एक्स बैच। ये बैच हमारे सौरभ नीट ऐप पर अवेलेबल है एंड इसमें हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है जिसमें कॉन्सेप्ट की डीप कवरेज होगी एंड इसके साथ साथ पीवाईक्यूज है जिससे तुम्हारा बेस सॉलिड बनेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात की, ये सारे क्वेश्चन टॉप फैकल्टी ने क्यूरेट किए, यानी तुम्हें एक्यूरेसी और क्वालिटी दोनों मिलने वाली है। एंड इस क्वेश्चन बैंक में सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ ही तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले जिससे तुम अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड उन्हें स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। एंड इस बैच का प्राइस सुनकर तुम और हैरान हो जाओगे क्योंकि इसका प्राइस सिर्फ 299 है फॉर द होल ईयर। तो अगर तुम एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो और बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाना चाहते हो तो अभी जाकर सौरभ नीट ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। एंड अगर तुम एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करो एंड ये ORG कोड यूज कर लेना एंड तुम वहां से एक्सेस कर पाओगे चीजों को। तो अभी जाकर बैच परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, वो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन जो काफी यार इंपॉर्टेंट होते हैं। हम उसमें उलझ जाते हैं कि रीजन क्या है, असर्शन क्या है, ठीक है या नहीं, या फिर एक्सप्लेन ठीक से कर रहे हैं या नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन हमारा है कीटोन यूरिया इज सीन इन पर्सन्स विद डायबिटीज मिलाइटिस। ठीक है यार, कीटोन बॉडीज निकलती है डायबिटीज मिलाइटिस वाले पर्सन में और उसको बोलते हैं कीटोन यूरिया, ठीक बात है। अब यहाँ पर रीजन दे रखा है, पर्सन विद डायबिटीज मिलाइटिस ऑल्सो ग्लाइकोस यूरिया। ग्लाइकोस यूरिया मतलब ग्लूकोज निकलता है यूरिन में। अब देखो जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं उनमें ग्लूकोज और कीटोन दोनों निकलते हैं, तो मतलब कीटोन यूरिया और ग्लाइकोस यूरिया दोनों होते हैं, लेकिन ये कोई इंटर रिलेटेड चीज़ नहीं है कि अगर कीटोन निकल रहा है ग्लूकोज में निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि दोनों ऑप्शन ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज़ की, रीजन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन आर डू नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गेट सेलेक्टिवली सेक्रेटेड बाय DCT सेल्स। मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल से क्या सेक्रेट नहीं होता, वो सेक्रेट क्या नहीं होता है, सेलेक्टिवली सेक्रेट क्या नहीं होता है। अगर यार तुमने NCERT की लाइन पढ़ी है तो NCERT में लिखा हुआ है कि पोटेशियम, हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया, ये सब चीज़ें सिलेक्टिवली सेक्रेट होती है DCT से। जो सेक्रेट नहीं होता वो होता है कार्बोनेट। तो इसलिए इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। एंड NCERT में तुम्हें दिखाता हूँ कि DCT में कहाँ लिखा हुआ है। मैंने लिटरली NCERT यार तुम्हारे लिए पढ़ी थी, अभी मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मैंने NCERT अभी पढ़ी थी ताकि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई दिक्कत भी आए तो आई नो कि तुम्हें कहाँ से रेफरेंस दूँ। सो आई विल शो यू कि तुम्हें प्रॉपर रेफरेंस में कहाँ से दूँ, कहाँ पर लिखा था ये। मुझे लिटरली 2 साल हो गए चैप्टर पढ़े हुए एंड देखो हाँ यहाँ ये लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है
conditional reabsorption of sodium and water takes place in segment, and DCT is also capable of reabsorption of HCO3 minus and selective secretion of hydrogen, potassium ions and NH3। तो जो हमने यहाँ पर देखा था पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि कार्बोनेट एनसीईआरटी में नहीं लिखा एंड वो सिलेक्टिवली सेक्रेट नहीं करता। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर, जो है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन किडनी। तो जैसे हम हमेशा करते हैं हमारे क्वेश्चंस में कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे ये जो वर्ड्स होते हैं ना जो इंपॉर्टेंट होते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन्हें अंडरलाइन कर लो विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन किडनी। अब अपन ये 4 स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड उनका आंसर दिखाएंगे। लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड लिटिल हायर देन राइट वन। ठीक बात है, क्योंकि लिवर होता है वहाँ पर राइट में, तो जो राइट किडनी होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है, तो इसलिए लेफ्ट विल बी हायर। ठीक बात है, फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है, इनकरेक्ट तो नहीं है। रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन, तो जो किडनी होती है वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है, मतलब पेरिटोनियम के पीछे होती है, बिहाइंड द पेरिटोनियम, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो भी ठीक है। अब जो तीसरा है कि कंटेन्स 2 मिलियन न्यूरॉन्स ईच। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं नहीं होते। एनसीईआरटी में 1 मिलियन लिखा था, अगर एक में लाइक 1 है तो 2 में तो 2 मिलियन होंगे, सही बात है, लेकिन यहाँ पर ईच लिखा हुआ है कि मतलब एक किडनी में 2 मिलियन न्यूरॉन्स है, यहाँ पर न्यूरॉन्स लिखा है, नेफ्रॉन्स भी नहीं लिखा, तो ये और बड़ी चीज़ हो गई। काफ़ी बच्चे यार इसको नेफ्रॉन्स पढ़ लेंगे एंड उसको नेफ्रॉन्स की तरह आंसर कर देंगे। अगर नेफ्रॉन्स भी पढ़ोगे तब भी ये गलत है, न्यूरॉन्स भी पढ़ोगे तब भी ये गलत है, तो इसका आंसर हमने देख ही लिया कि इनकरेक्ट तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ को भी पढ़ लेते हैं। लोकेटेड इन एब्डोमेन एट द लेवल ऑफ T12 to L3 लिखा हुआ एनसीईआरटी में, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है। तो बात है अगले क्वेश्चन पर, जो है कि फाइंड आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। काफ़ी बच्चे इसमें फंस जाते हैं, लेकिन अपन नहीं फंसेंगे, तो भी स्टार्ट करते से करना। नीचे अपने ऑप्शन दे रखे हैं, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है DCT रीअब्जॉर्ब्स ग्लूकोज, ये आंसर ठीक है या नहीं? आई एम वेरी श्योर कि ये गलत है, क्योंकि कहीं भी एनसीईआरटी में ग्लूकोज नहीं लिखा हुआ। अभी एनसीईआरटी दिखाता हूँ तो मैं, देखो DCT वाले पॉइंट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करता है। देखो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम है, वाटर है, लेकिन कहीं ग्लूकोज नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर हमारा फॉल्स है। अब जो सेकंड है हमारा स्टेटमेंट, द टर्म यूरिन इज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ग्लोमेरुलर फिल्टर, इट रीचेज द कलेक्टिंग डक्ट। सही बात है, जब कलेक्टिंग डक्ट में जाता है तब उसको यूरिन कहते हैं, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर एंड देन उनका जो पूरा प्रोसेस होता है वहाँ पर जाता है। अब जो दूसरी चीज़ है, सॉरी ये फॉल्स नहीं, ये ट्रू होगा, यहाँ पर फॉल्स गलती से लिख दिया, यहाँ पर ट्रू हो गया। अब तीसरा है कि DCT हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, वाटर, HCO3 माइनस एंड सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम आयंस एंड अमोनिया। तो ये जो हमारा तीसरा जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक है। अगर तुम वापस एनसीईआरटी पर जा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है DCT इज ऑल्सो केपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम आयंस एंड अमोनिया। तो हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट हो गया वो भी हमारा ठीक हो गया। अब जो फोर्थ है वो द लेयर्स बिटवीन द ग्लोमेरुलर एंड बोमेन्स कैप्सूल थ्रू विच फिल्ट्रेशन अकर्स आर एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। सही बात है, एंडोथीलियम है वहाँ पर। बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स एंड एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। तो क्या होता है कि एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल हो गया, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और फिर एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल होता है। तो इसलिए ये 3 लेयर से बनी होती है, हमारी जो पूरी मेम्ब्रेन होती है 3 लेयर से बनी होती है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो इसका आंसर होगा FTT लाइक FT, हाँ इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो है द एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ बोनी फिशेस, की बोनी फिश क्या एक्सक्रीट करती हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, क्योंकि एनसीईआरटी की शुरू वाली लाइन में लिखा हुआ है। अब तुम बोनी फिशेस, मरीन फिशेस, एनालिड्स वगैरह इन सबसे कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन दिखाता हूँ। ये कहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर तुम जाओगे ना तो यू विल सी बोनी फिशेस, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म एंड मेनी बोनी फिशेस यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड आर अमोनोटेलिक इन नेचर, मतलब वो अमोनिया रिलीज करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। यार जहाँ पर ना ज़्यादा वाटर एग्जैक्टली होता है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा वाटर है, अमोनिया को निकलने के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, तो जहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर है, एक्सेसिव वाटर है, वहीं पर ही तो निकल पाएगा अमोनिया। अब अगला क्वेश्चन है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस द ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट शुड नॉट कंटेन। इसके अंदर क्या होना चाहिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, व्हाट इट शुड नॉट कंटेन। अब देखो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेट में वो आते नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन जो है प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स यार बड़े, ऑफकोर्स प्रोटीन्स बड़े। अगर ये हमारी यूरिन में अगर आगे वाले जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें प्रोटीन आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी किडनी में कोई दिक्कत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज कम्पेयर टू प्लाज्मा ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डायलिसिस फ्लूइड एक्सेप्ट, सारे डायलिसिस फ्लूइड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एक्सेप्ट। देखो डायलिसिस फ्लूइड कभी यूज होता है जब किडनी फेलियर हो जाता है, जब इंसान के पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है।
किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए है नहीं, तो किडनी को लाइक काम तो करवाना ही पड़ेगा, ब्लड को तो फिल्टर करना ही पड़ेगा, साफ तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम डायलिसिंग मशीन यूज़ करते हैं, एंड उसमें एक सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, सेलोफेन ट्यूब होती है जिसके आसपास फ्लूइड होता है। तो अब बताना है कि डायलिसिस फ्लूइड में क्या नहीं होता है। अब देखो डायलिसिस फ्लूइड में कोई नाइट्रोजनस वेस्ट थोड़ी होगा। अब तुम सोचो कि तुम पानी को प्योरीफाई कर रहे हो एंड जो दूसरा जो साफ मीडियम है उसमें ही कोई बुरी चीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई वेस्ट पार्टिकल है, तो कहीं ना कहीं वो कोई काम का ही नहीं रहा। तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा यूरिया। यूरिया तुम्हारा एक वेस्ट है जो अपने को बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन। अब ये जो अगला क्वेश्चन है तुम्हें बड़ा लग सकता है कि यार ऑप्शन काफ़ी बड़े बड़े दे रखे, टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें इसे यार जल्दी जल्दी करना है ना, तो व्हाट आई एम डूइंग डू दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इन किडनी। की किडनी में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है यूरिन का, वो लाइक किस मैकेनिज्म से होता है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन एज वेल। द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स आउट ऑफ द फिल्ट्रेट इन द प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो यार पीसीटी डीसीटी जहाँ पर दिख गया उसे हटाओ, हमें लूप ऑफ हेनले से मतलब रखना है, क्योंकि वहीं पर तो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। जहाँ पर लूप ऑफ हेनले नहीं लिखा हुआ तो ऑप्शन नहीं हटेगा। तो यहाँ पर देखो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कॉन्सेंट्रेट्स द यूरिन। अब देखो यहाँ पर लिखा है डिसेंडिंग लूप रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब जो डिसेंडिंग लूप होता है वो तो परमेबल टू वाटर होता है बट इम्परमेबल टू आयंस होता है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें रीअब्जॉर्प्शन बोला गया है सोडियम आयंस का, जबकि वहाँ पर कोई मूवमेंट होता ही नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन गलत हो गए। अब तीसरा ऑप्शन पढ़ने से पहले फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर हाई प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस रिजल्ट्स इन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फिल्टर्ड फ्रॉम द बिगनिंग। नहीं यार, अगर हाई प्रेशर है तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन थोड़ी बनेगा, वो तो एक्स्ट्रा लाइक जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा ना, तो कॉन्सेंट्रेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम है। तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन है। अब थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अब एक बार थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस इन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले फॉलोड बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द कलेक्टिंग डक्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ADH concentrates the urine in response to ADH concentrates the urine। सही बात है। ADH जब रिलीज होता है यार, जो वेसोप्रेसिन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, वो क्या करता है, वो रीअब्जॉर्ब करता है वाटर को, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन होता है यूरिन का। सही बात है। एंड द अदर थिंग इज की असेंडिंग लूप में जब चेंजेस होती है आयंस की, असेंडिंग लूप होता है वो परमेबल होता है आयंस से बट इम्परमेबल टू वाटर होता है, तो आयंस का एक्सचेंज होता है एंड देन कलेक्टिंग डक्ट्स में जब जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है यूरिन की, एंड लूप ऑफ हेनले में भी कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो इसका आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है। द जेजी अपैरेटस दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस वर्क्स इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट है जो स्टेटमेंट है, डैश ऑफ ब्लड प्रेशर स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ डैश फ्रॉम जेजी सेल्स। अब देखो जेजी सेल्स से क्या रिलीज होता है, रेनिन रिलीज होता है। अब देखो तुम्हें ना स्पेलिंग आनी चाहिए। पहली बात तो रेनिन की स्पेलिंग ये वाली होती है, RENIN, इट्स नॉट RENNIN, इट्स RE सिंगल N एंड IN। तो जहाँ पर डबल N है उसे तो हटा ही दो। तो सेकंड ऑप्शन और जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो हट गया। अब देखो जब ब्लड प्रेशर कम होता है तभी जेजी सेल स्टिमुलेट होते हैं, तो ब्लड प्रेशर जब लोअर होता है तो वहाँ पर दिखाना है, तो एलिवेशन है उसे हटाओ एंड लोअरिंग है उससे लाओ। तो थर्ड ऑप्शन तुम्हारा सही आंसर होगा। एलिमिनेशन से हमने इसे कर लिया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। जो बी है वो है कि डैश कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1 एंड देन टू एंजियोटेंसिन 2। अब देखो इसका जो है रेनिन है इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल की जो सेकंड है रेनिन क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। अब जो जेजी सेल्स है उससे रेनिन रिलीज होता है एंड उसके बाद वो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में करता है एंड फिर लंग्स में जाके एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में बदलता है। तो इसका आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। अब एक बार तीसरा स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं। एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ डैश फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड एंड रिजल्ट्स इन वेसोकंस्ट्रिक्शन। जो एल्डोस्टेरॉन है वो वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से वो रिलीज होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यार ऐसे स्टेटमेंट्स ना मुझे अपने नीट के टाइम पर बहुत दिक्कत करते थे कि बताओ कितने स्टेटमेंट्स दिए गए। अब यहाँ पर वही है 1 2 3 4, एक में भी दिक्कत होगी तो तुम एलिमिनेशन से भी नहीं कर सकते इसे। अब देखो प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरीली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी पढ़िए तो मैं एनसीईआरटी में दिखा भी देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। देखो एनसीईआरटी में तुम ऊपर जाओगे ना, यहाँ पर प्रोटोनेफ्रीडिया, देखो यहाँ पर देखो प्रोटोनेफ्रीडिया यहाँ पर लिखा है प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लैटीहेलमिन्थस एंड प्राइमरी कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो ठीक हो गया। अब सेकंड इज नेफ्रीडिया ट्यूबुलस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म्स एंड अदर एनालिट्स। ठीक बात है, जो नेफ्रीडिया होते हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ अर्थवर्म्स एंड अदर एनालिट्स। सही बात है। हम एनसीईआरटी से भी एक बार देख लेते हैं। देखो नेफ्रीडिया आर ट्यूबलेस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म्स एंड अदर एनालिट्स। एकदम डिट्टो लाइन छाप दिए, तो मैं हो सकता है वहाँ पर उस टाइम डाउट आए, लेकिन इसका आंसर यही होगा कि जो सेकंड ऑप्शन है वो तो ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है।
अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। सही बात है, मैल्फिजियन जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स की इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। इसको भी यहाँ से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा हमारा स्टेटमेंट मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ये पूरी लाइन जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा कि थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। एंड फोर्थ है कि एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। ये तो लाइन हमें याद रहती है, जब क्रस्टेशियंस एक्सेट्रा दिखते हैं या प्रॉन्स एक्सेट्रा दिखते हैं तो उनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स होता है। तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिन यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब कोई इंसान, अब कोई जब एनिमल टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आया तो उसे वाटर को कंजर्व करना था, क्योंकि वाटर इज एसेंशियल एंड वाटर ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल एरिया में कम है कंपेयर टू जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है। इसलिए अमोनिया जहाँ पर रिलीज हो रहा था मरीन ऑर्गेनिजम्स में या फिर वहाँ ऑर्गेनिजम्स में जो ओशंस वगैरह में या फिर सी वगैरह में, तो वहाँ पर अमोनिया रिलीज हो रहा था क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पानी है एक्सक्रीट करने के लिए। अब टेरेस्ट्रियल में आते ही वहाँ पर कम पानी है तो इसलिए वहाँ पर यूरिक एसिड और यूरिया बना। तो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो ठीक है। जो बट द सेकंड स्टेटमेंट इज कि अमोनिया इज द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। अब ये पार्शली ठीक है, पार्शली गलत है, क्योंकि जो फर्स्ट है लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म, इट इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। लीस्ट टॉक्सिक क्या होता है? यूरिक एसिड होता है एंड इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये तो ठीक है, लेकिन टॉक्सिक फॉर्म वाला ऑप्शन जो यहाँ पर चीज़ है वो गलत है। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट यूरिकोटेलिक। नॉट दिख जाए या दिख जाए एक्सेप्ट, तो उससे कर दो सर्कल एंड फिर वापस से क्वेश्चन को पढ़ो। यूरिकोटेलिक इनमें से कौन सा नहीं है? अब देखो, एक्वेटिक एम्फीबियंस अगर तुम्हें नहीं भी आता तुम देख पाओगे, जहाँ पर लैंड स्नेल्स है लैंड में रहते हैं, रेप्टाइल्स लैंड में रहते हैं, इंसेक्ट्स लैंड में रहते हैं। जो एक्वेटिक एम्फीबियंस है वो तो सी में रहते हैं या ओशन में रहते हैं या फिर एक्वेटिक लाइफस्टाइल में रहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर एक्वेटिक एम्फीबियंस होगा। वो यूरिकोटेलिक नहीं होते, वो होते हैं अमोनोटेलिक या फिर अमोनिया रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वासा रेक्टा इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के बारे में बताना है कि वासा रेक्टा के बारे में बताओ। चार चीजें दे रखी है। फर्स्ट है अराइजेस फ्रॉम एफरेंट आर्टीरियोल रादर देन इफरेंट आर्टीरियोल। सेकंड इज डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन काउंटर करंट एक्सचेंज विद लूप ऑफ हेनले। थर्ड है कैरीज डीऑक्सीडेटेड ब्लड रिच इन यूरिया, इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड। अब देखो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स यार पहले वो मेडुला में ज़्यादा एंगेज नहीं होते या ज़्यादा डीप सीटेड नहीं होते, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो इफरेंट आर्टीरियोल से वासा रेक्टा अराइज करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। द अदर थिंग बीइंग कि इट डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन काउंटर करंट। वो तो इन्वॉल्व रहती है यार, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इसका आंसर दो सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट इट इज इन्वॉल्व, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व। थर्ड है कि इट कैरीज डीऑक्सीडेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड वाली चीज़ तो तुम्हें समझनी नहीं है, ये तो आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये तो थर्ड ऑप्शन वैसे गलत है। एंड इट इज़ हाईली और एब्सेंट और हाईली रिड्यूस। सही बात है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वो हाईली रिड्यूस्ड या फिर एब्सेंट होती है। तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है कि असर्शन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी सर्फेस और रीजन इज स्वेट्स एक्सक्रीट NaCl इन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया ऑल्सो। देखो, दोनों स्टेटमेंट तुम्हें ठीक लग रहे होंगे, दोनों स्टेटमेंट ठीक भी है, लेकिन रीजन कोई बना नहीं रहा सेंस की। देखो, स्वेट तो है वो कूलिंग करता है एंड प्राइमरी फंक्शन उसका कूलिंग का ही है, लेकिन ये कोई सेंस थोड़ी है कि NaCl और यूरिया भी निकल रहा है उसके साथ। तो इसका जो रीज़न है वो ठीक है, लेकिन रीज़न कॉरस्पॉन्ड नहीं करता असर्शन के साथ। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर 2 हो गया, नॉट 1। तो इसका आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्वेट। स्वेट यानी पसीने का कौन सा पार्ट नहीं है? अब देखो, हमने देखा कि स्वेट से क्या क्या निकलता है। अब एनसीईआरटी की लाइन ही देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वेट वाली चीज़, स्वेट वाले जो पूरा पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है इट रिलीज फ्लूइड कंटेनिंग NaCl स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया लैक्टिक एसिड। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड। और अब क्वेश्चन में देखते हैं NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड। तो सोडियम सल्फेट तो है नहीं एनसीईआरटी में, तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन हो गया। ये एक टेबल वाला क्वेश्चन है जो काफ़ी बार नीट के एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सके एंड हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एनटीए पूछ रही है एंड फिर एग्जाम को टफ बना दे रही है, टाइम कंज्यूमिंग बना दे रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ABC द एलिमिनेट। अब ABC पूरी टेबल दे रखी है, A क्या एलिमिनेट करता है, उसके एग्जांपल्स B क्या और C क्या। देखो, जो A है वो अमोनोटेलिक है, वो क्या कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उसे रिलीज करते हैं। देखो, अमोनोटेलिक है तो ज़्यादा वाटर वाला एनवायरनमेंट चाहिए, तो पिजन्स हटाओ, ह्यूमन्स हटाओ, लिजर्ड्स हटाओ, फ्रॉग्स हटाओ,
उसे एक्वेटिक एम्फीबियंस में ही दिखता है अपने को मोनोटेलिक, जो लाइक एक्वेटिक एरिया में होते हैं। बी पर आते हैं, मतलब 2 ऑप्शन का हमारे पास चीज़ें बची है, 2 ऑप्शन बचे हैं। बी है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक कौन कौन से होते हैं? देखो जो कॉकरोच और ह्यूमंस है, देखो ह्यूमंस तो होते हैं, नीचे वाले में ह्यूमंस दोनों में दे रखे हैं, लेकिन कॉकरोच 4th ऑप्शन में दे रखा है। कॉकरोच है वो पेलेट्स रिलीज करते हैं, वो इंसेक्ट्स होते हैं। तो क्या करेंगे, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स रिलीज करेंगे, पेलेट्स रिलीज करेंगे। तो और फिर जो यूरिकोटेलिक होते हैं वो फ्रॉग्स, पिजन और लिजर्ड्स होते हैं। एंड इसलिए इसका आंसर होगा हमारे पास 4th ऑप्शन। 4th ऑप्शन ही, सॉरी, इसका आंसर हो गया 3rd ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि कॉकरोचेस तो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं ना, तो इसका आंसर 3rd ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस। अब देखो हीमोडायलिसिस का वर्किंग प्रोसीजर क्या है या फिर वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें हम अगर क्वेश्चंस को पढ़े, ऑप्शंस को पढ़े, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली। इट यूजेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड। नहीं यार, कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता। इट यूजेस सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन द बॉडी बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से होता है। अब जो सेलोफिन, जो हमारे पास जो ट्यूब होती है या फिर जो मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है कि उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, और जो ब्लड में होता है वहाँ पर उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। जो पेशेंट का ब्लड है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो डिफ्यूजन से क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन जो नाइट्रोजनस वेस्ट की है वो उस वाले फ्लूइड में चली जाती है जो उस ट्यूब के अंदर होता है या अराउंड होता है उस ट्यूब के। तो वहाँ पर बिकॉज ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ये सब हो रहा है। आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। डायरेक्टली रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम किडनीज। डायरेक्टली रिमूव नहीं करता, इट इज़ अ होल प्रोसेस। एंड 4th इज इट रिसाइकल्स रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ऐसा कुछ होता नहीं, रिसाइकल वगैरह कुछ नहीं करता। तो इसका आंसर हो गया 2nd ऑप्शन, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, द 2nd ऑप्शन एक्यूरेटली टेल्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, वो है कि इफ द डायमीटर ऑफ द इफरेंट आर्टिक्यूल इज इंक्रीज्ड द यूरिन आउटपुट विल बी। देखो एफरेंट आर्टिक्यूल से चीज़ें आती हैं, लाइक द ब्लड कम्स एंड फिर इफरेंट आर्टिक्यूल से जाता है। तो अगर हम इसका जो पाइप है, मान के चलो पाइप है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट इज द काइंड ऑफ एंडिंग पॉइंट, एफरेंट एंड इफरेंट। तो क्या होगा कि जब इफरेंट आर्टिक्यूल का हम डायमीटर बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि वेसो डायलेशन हो रहा है वहाँ पर, एंड जो आउटपुट है, जो GFR है वो कम हो जाएगा, जो BP है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए जो यूरिन आउटपुट, अगर GFR ही कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो यूरिन आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा इट इज़ लाइकली टू बी रिड्यूस्ड। इसका आंसर 1st ऑप्शन होगा। अगर देखो हम एफरेंट आर्टिक्यूल है, अगर हम उसका साइज़ बढ़ा देते तो ज़्यादा उसमें फ्लूइड ज़्यादा चीज़ें जाती, तो इसलिए यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता। तो ये वाली चीज़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यू टू द इनसफिशिएंट फिल्ट्रेशन ऑफ Bowman's capsule in the Bowman's capsule all are likely to happen except है, except को हम अंडरलाइन कर लेंगे। फर्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन बॉडी। ठीक बात है यार कि फिल्ट्रेशन हो नहीं रही, फ्लूइड बाहर निकलेगा नहीं, तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन बॉडी हो जाएगा। तो 1st ऑप्शन तो ठीक है यार, सही चीज़ बताई गई है। 2nd इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, फ्लूइड ज़्यादा आ रहा है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जो 3रा ऑप्शन है, इंक्रीज इन ब्लड यूरिया लेवल इंक्रीज होंगे क्योंकि यूरिया निकल नहीं रहा। अब जब हम यूरिन बनाते हैं तो यूरिया भी निकलता है कहीं ना कहीं, तो यूरिया तो निकल नहीं रहा, तो यूरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड 4th इज इंक्रीज इन GFR। अब GFR तो डिक्रीज होगा क्योंकि Bowman's कैप्सूल फिल्टर ही नहीं करी ढंग से, तो GFR तो डिक्रीज होगा, यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज होगा। तो इसलिए इसका आंसर 4th ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स। कि कौन सा पॉइंट हम डिफरेंस की तरह यूज नहीं कर सकते इन जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। अब देखो फर्स्ट जो चीज़ है वो है नंबर। अब हमें पता है कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है, तो इसको 1st ऑप्शन तो गलत हो गया, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 2nd है कि लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले जक्स्टामेडुलर में ज़्यादा लंबी होती है, तो ये भी गलत हो गया। 3rd होती है प्रेजेंस ऑफ वासा रेक्टा। प्रेजेंस और एब्सेंस हो सकती है इन कॉर्टिकल एंड इन जक्स्टामेडुलरी में तो होगी, कॉर्टिकल में एब्सेंस या फिर हाईली रिड्यूस्ड होती है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और 4th इज प्रेजेंस ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज यार दोनों में ही होती है, इट इज़ नॉट कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्टिकल में हो या सिर्फ और सिर्फ जक्स्टामेडुलरी में हो, दोनों में होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 4th ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हीमोडायलिसिस द रोल ऑफ आर्टिफिशियल किडनी इज प्लेड बाय। कि आर्टिफिशियल किडनी का रोल कौन प्ले करता है। डायलिसिट यानी डायलिसिंग फ्लूइड, ब्लड पंप, वाटर सिस्टम, सेल्यूलोज मेम्ब्रेन। अब देखो वाटर सिस्टम, ब्लड पंप और डायलिसिट, इन सब में से कोई किडनी का काम नहीं करता, दैट इज फिल्ट्रेशन। किडनी का काम होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना या ब्लड को फिल्टर करना। अब जब डायलिसिंग फ्लूइड में जाती है, जब चीज़ या फिर जो मशीन होती है डायलिसिंग मशीन में चीज़ जाती है, जब ब्लड जाता है पेशेंट का, तो क्या होता है जो सेलुलोज मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है। तो क्या होता है वहाँ पर कि जो ब्लड होता है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो डिफ्यूजन की वजह से चले जाते हैं थ्रू द सेलुलोज मेम्ब्रेन टू द अदर साइड, तो इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट तो वहाँ पर फिल्टर हो गए। तो इसलिए जो क्या काम कर रहा है किडनी का, वो हो गई सेलुलोज मेम्ब्रेन, वो काम कर रही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ब्लड का वो तो दूसरी तरफ जा रहा है एंड जो ब्लड है वो क्लीन हो रहा है, तो इसलिए सेलुलोज मेम्ब्रेन काम कर रही है एज एन आर्टिफिशियल किडनी। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 4th ऑप्शन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, जो है कि द डायग्राम शोज अ नेफ्रॉन विद कलेक्टिंग डक्ट फ्रॉम अ हेल्दी ह्यूमन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस
कंटेन अ फ्लूइड विद नो यूरिया, मतलब कौन से वाले रीजन में, हमें 4 रीजन्स दे रखे हैं, यहाँ पर किस में यूरिया नहीं होगा। अब देखो तुम्हें लगेगा यार कहीं ना कहीं तो यूरिया नहीं होगा, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि यूरिया हो किसी में, कहीं ना कहीं तो यूरिया नहीं होगा। लेकिन द थिंग इज़ कि पूरे जो बोमस कैप्सूल है, यहाँ पर हमारे नीचे जो लूप होता है, हेनलेज लूप, फिर DCT हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, वहाँ पर हर जगह यूरिया प्रेजेंट होता है। तो यूरिया तो एक्सक्रीट होगा ना, तो यूरिया विल बी प्रेजेंट एवरीवेयर। तो देर इज़ नो सच प्लेस जहाँ पर यूरिया ना हो, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ देम हो गया, क्योंकि यूरिया हर जगह है। देर इज नॉट अ प्लेस वेयर देर इज नो यूरिया। एंड यार इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तुम्हें क्वेश्चंस कैसे लगे एंड क्वेश्चंस का लेवल कैसा था कमेंट बॉक्स में बताना, एंड तुम्हारे कितने मार्क्स है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है याद से। एंड तुम्हें अभी जाकर बायोक्स बैच को परचेज करना है, क्योंकि यार ऐसे और भी सारे क्वेश्चंस हर चैप्टर के क्वेश्चंस तुम्हें वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बायोक्स बैच को परचेज करो, एंड ये बहुत नॉमिनल से उसका प्राइस है, तो अभी जाकर उसे परचेज करो। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रखे हैं। बाकी अगर तुम्हारे कोई डाउट है, क्वेरी, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। बाकी कीप हसलिंग एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय।